नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड यूनिट नंबर 8। ये आपकी लास्ट यूनिट चल रही है। इसके पहले हमने सारी यूनिट कवर किया है। आज इस यूनिट में हम देखेंगे महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ। इसके पहले का यूनिट नंबर 8 का इसके पहले कि हमने एक वीडियो डाला है। अब हम देखेंगे कि महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ, जो महिला उद्यमियाँ होती हैं उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, किन किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। सबसे पहले है क्षमताओं पर रूढ़िवादिता। जो उनकी क्षमताएं होती हैं उस पर रूढ़िवादिता, जैसे महिलाओं को प्रायः पुरुषों के विपरीत शारीरिक रूप से कमज़ोर माना भी जाता है और शारीरिक रूप से कमज़ोर पुरुषों की अपेक्षा होती भी हैं, जबकि पारंपरिक रूप से पुरुषों को संरक्षक और रक्षक रूप में देखा जाता है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरुष और महिला शारीरिक रूप से भिन्न हैं। भले ही एक औरत पुरुष का एक औसत महिला की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो, लेकिन यह मानने का कोई औचित्य नहीं बनता कि प्रत्येक महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर है। हाँ, ये माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं कहा जा सकता कि जितनी महिलाएं होती हैं सारी कमज़ोर होती हैं। कुछ 10% महिलाएं होती हैं जो उनसे मजबूत होती हैं। तो इस तरीके से क्षमताओं की ये रूढ़िवादिता का विचार माना गया। ये पुराना विचार चला रहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से उनके समक्ष ये चुनौतियाँ आती है। अगला है मस्तिष्क क्षमता का आकलन करने हेतु जैविक पहलुओं का उपयोग करना। जो उनकी मस्तिष्क क्षमता होती है उसको आकलन करने के लिए, जैसे एक पुरानी धारणा यह रही है कि पुरुष अधिक तार्किक होते हैं जबकि महिलाओं को अधिक सहानुभूतिपूर्ण माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः महिलाओं को कुछ निश्चित व्यवसायों तक सीमित कर दिया जाता है। जैसे ये माना जाता है, लोगों का मानना ये है कि महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा तार्किक सोचते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं मेंटली रूप से, लेकिन ये सही नहीं है। ये केवल धारणा ही है, जबकि ऐसा सही नहीं होता है। इसीलिए इसी कारण से महिलाओं का जो व्यवसाय है उनको सीमित कर दिया जाता है। हालांकि यह तर्क सतही तौर पर कुछ लोगों के लिए तार्किक हो सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके की धारणाएं बनाई जा रही हैं महिलाओं के प्रति। उसके बाद फंड से संबंधित बाधाएं, जो पैसे होती हैं उससे संबंधित बाधाएं, जैसे महिला उद्यमियों के लिए फंड और स्कॉलरशिप तक आसान पहुंच तथा बुनियादी समर्थकों से वंचित होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को वित्त के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमताओं के बारे में आपत्ति है, क्योंकि यह परंपरागत रूप से एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है। इसका तार्किक आधार बनाया गया है। जैसे ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान क्षेत्र है तो पुरुषों की ही ज़्यादा वैल्यू रहेगी। इस तरीके से महिलाओं को फंड देने से या स्कॉलरशिप देने से उनको वंचित कर दिया जाता है। महिला सलाहकारों की कमी, जब महिलाओं को कहीं अवसर ही नहीं दिया जाएगा कि वो अपना विकास कर पाएँ तो महिला सलाहकार होंगे कहाँ से। तो महिला सलाहकार की कमी तो होनी ही है। कम महिला व्यवसाय संस्थापकों के साथ महिलाओं का नेटवर्क, जो साथी महिला उद्यमियों को सलाह दे सकता है, फलस्वरूप काफ़ी छोटा है। महिला स्वामित्व वाले स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख बाधा महिलाओं के लिए रोल मॉडल की कमी है। मतलब महिलाएं जब होंगी ही नहीं, जब उनका विकास होने ही नहीं दिया जाएगा तो वो आगे आने वाली पीढ़ी महिलाओं को कैसे ट्रेंड करेंगी। अब हम यहाँ देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख महिला उद्यमी के बारे में। तो भारत में यूँ तो ना जाने कितनी उद्यमी हैं जिन्होंने दुनिया में खूब प्रशंसा हासिल की है। तो उन्हीं में से कुछ महिलाओं को हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी महिलाएं होती थी। सबसे पहले वंदना लूथरा, वीएलसीसी का संस्थापक। ये किसकी संस्थापक थी? वीएलसीसी का। भारत में शीर्ष व्यवसायी महिलाओं में से एक वंदना लूथरा ने 1989 में वीएलसीसी एक सौंदर्य और स्लिमिंग सेवा केंद्र स्थापना की। बाद में उन्होंने बालों के निर्माण के पूर्ण शरीर लेजर सौंदर्य और त्वचा विज्ञान सेवाओं को शामिल करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।
तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इन्होंने जो है सबसे पहले शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, वंदना लूथरा खुशी नामक एक और गैर सरकारी संगठन चलाती थी जो आर्थिक रूप से वंचित या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। तो आप देख रहे हैं कि वंदना लूथरा ने कितना काम कमाया तथा यह एक प्रमुख महिला उद्यमी के रूप में कार्य करती थी। अब दूसरे नंबर पे आती हैं किरण मजूमदार शाह। यह एक लिमिटेड की संस्थापक और सीईओ थी। इन्होंने 1978 में किरण मजूमदार शाह ने एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की स्थापना की और भारत की सबसे धनी व स्वनिर्मित महिला उद्यमी बन गई। इन्होंने अपना तेज दिमाग लगा करके कितना तेजी से अपना विकास किया। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर की पूर्व अध्यक्ष भी रही थी। उसके बाद अगला है पार्क होटल की अध्यक्ष प्रिया पाल एक भारतीय होटल श्रृंखला एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की सीईओ हैं। अगले वर्ष वेलेस्की कॉलेज के से स्नातक होने के बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में द पार्क नई दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि बेहद ही केवल ग्रेजुएशन पार करने के बाद केवल 21 वर्ष की उम्र में होने के बाद इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। उसके बाद है फैशन डिजाइनर रितु कुमार। भारतीय फैशन डिजाइनर रितु कुमार भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं। वह कोलकाता में पैदा हुई थी और उसने उद्योग में अपना करियर शुरू किया। सबसे पहले उसने दुल्हन के गाउन और औपचारिक कपड़ों में विशेषज्ञता हासिल की थी। हालांकि दशकों के इंतजार के बाद उन्होंने आखिरकार वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना ली है। अब 2015 में भारत सरकार से पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद है लिमिटेड के सीईओ और संस्थापक सूची मुखर्जी द्वारा 2012 में स्थापित लिमोड एक फैशन और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आज यह संगठन पुरुषों और महिलाओं की ऑनलाइन खरीदने के लिए भारत की सबसे फैशनेबल वेबसाइट में से एक है। उन्होंने बिजनेस टुडे के सबसे अच्छे स्टार्टअप पुरस्कार, इन्फोकॉम की डिजिटल व्यवसाय में महिला और यूनिकॉर्न स्टार्टअप पुरस्कार सहित कई सम्मान जीते हैं। तो इस तरीके से कई सारी महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद अगली महिला है इंदिरा नूई, जो अमेजॉन बोर्ड की सदस्य हैं। भारत की सबसे पहले व्यवसायी महिलाओं में से एक हैं। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई अमेजॉन के निदेशक मंडला में शामिल हो गई थी। इन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से स्नातक होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन में उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया। तो आप देख रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं किस तरीके से मुकाम हासिल कर रही हैं। उसके बाद है मेंस्ट्रुपेडिया की को फाउंडर अदिति गुप्ता भारत में शीर्ष महिला उद्यमियों में से एक हैं और मेंस्ट्रुपेडिया की लेखिका या संस्थापक महिलाओं के स्वास्थ्य की वकालत करती हैं। लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सिखाने में मदद करने के लिए अदिति और उनके पति ने एक कॉमिक बुक प्रकाशित की है। तो इस तरीके से जो बालिकाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना तथा मासिक धर्म के बारे में बताने के लिए ये और इनके हस्बैंड मिल करके किस तरीके से एक बुक लॉन्च की है ताकि लड़कियां उसको पढ़ें और जानकारी हासिल करें। उसके बाद है फाल्गुनी नायर, छला की सह संस्थापक। भारत में प्रसिद्ध महिला उद्यमियों में से एक फाल्गुनी नायर ने कोटक महिंद्रा को छोड़ दिया, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया था। उन्होंने 2012 में कॉस्मेटिक्स और वेलनेस उत्पादकों में से एक ऑनलाइन रिटेलर नायका की संस्थापका थी। उसके बाद बिजनेस टुडे ने 2017 में उन्हें सबसे शक्तिशाली व्यवसाय का नाम दिया। तो आप देख रहे हैं कि फाल्गुनी नायर ने भी किस तरीके से काम किया है। उसके बाद है वाड़ी कोला, कलारी कैपिटल की संस्थापक। वाड़ी कोला एक उद्यम पूंजी फर्म कलारी कैपिटल के संस्थापक और एमडी हैं। 2006 में भारत लौटने से पहले उनका 22 साल का कैरियर सिलिकॉन वैली में था। 22 साल तक इन्होंने अपना सिलिकॉन वैली में बिताया था। उन्होंने एनईए के साथ भारत में वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में काम किया था। आज 2012 के सितंबर में स्थापित कलारी कैपिटल के पास इतने रुपए करोड़ का फंड था।
तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं और अपना करियर आगे बढ़ाया है। उसके बाद हम लास्ट में हम देखेंगे राधिका घई shopclues.com की को फाउंडर। वर्तमान में यह ई-कॉमर्स व्यवसाय भारत का सबसे बड़ा पूर्व प्रबंधित बाजार है और यह हर महीने 7 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है। कंपनी 9000 से अधिक शहरों में सेवा करती है। उन्होंने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से MBA किया है और उनकी सफलता में उन्हें भारत की अग्रणी महिला तकनीकी उद्यमियों में से एक बना दिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से 10 वो टॉप 10 महिलाएं हैं जिन्होंने उद्यमियों में आगे बढ़ करके अपना करियर बनाया तथा अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों को रोजगार दिया। महिलाओं और पुरुषों कई सारे लोगों को रोजगार भी दिया। उसके बाद भारत में कुछ अन्य उल्लेखनीय महिला उद्यमी। भारत में और सारी जो महिला उल्लेखनीय उद्यमी हैं उसमें से हैं जैसे आलोचकों से घिरे होने के बाद भी घर में समर्थकों की कमी और शिक्षा की कमी वित्त तक पहुंच भारत में महिला उद्यमियों के लिए बाधाएं की भी असीमित है। आप देख रहे हैं महिलाओं के सामने किस किस तरीके की बाधाएं आती हैं। इतनी बाधाएं पुरुषों को सामना नहीं करना पड़ता है। आज भारत में कई सफल महिला उद्यमी प्रतिदिन लाखों महिलाओं को प्रेरित करती हैं। ऊपर उल्लिखित सूची के अलावा और भी बहुत कुछ है। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ महिलाओं की लिस्ट और है जिन्होंने महिला उद्यमी के रूप में काम करके अपना करियर बनाया है। अपने साथ साथ और भी कई सारी महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित किया है। जैसे खुशबू जैन है, यह संस्थापक और impactguru.com की CEO हैं। मालिनी अग्रवाल मिस मालिनी की संस्थापक और रचनात्मक निर्देशक। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना करियर बना करके अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार प्रदान किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 महिलाओं के बारे में और भी दिया गया है। वहाँ भी आपने देखा था टॉप 10 महिलाओं के बारे में, उसके बाद यहाँ 20 महिलाओं के बारे में और दिया गया है। उसके बाद अब हम देखेंगे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध सेवाएं। जो हमारी महिला उद्यमियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या योजनाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला उद्यमियों को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आज विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं। ये भी है कि सरकार की भी बहुत मदद मिली है, सरकार भी बहुत तरीके की मदद कर रही है, तभी आज ये महिलाएं इतना सफल हो रही हैं। उसके बाद भी आज भी योजनाएं कई सारी चलाई जा रही हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे समाज या देश की महिलाएं घरों की देखभाल करने के अलावा अपने स्वयं के व्यवसाय को भी चलाने के लिए सक्षम हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो महिला उद्यमियां हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की तरफ से भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और हमारे जो आज देश की महिलाएं हैं वो भी अपना विकास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी उद्यम को चलाने या बढ़ाने के लिए सबसे पहले धन या पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे अहम है। लेकिन कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी होती है कि वो अपने बिजनेस शुरू कर सकें। इसके लिए महिलाओं की उद्यमशीलता में रुचि को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसके द्वारा महिलाएं खुद का बिजनेस कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है या कोई चीज़ स्टार्टअप करना है तो उसके लिए हमारे पास पूंजी या धन होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी महिलाएं इंटरेस्टेड होती हैं, करना चाहती हैं, तो उनके पास पूंजी ही नहीं होता है। तो ये सब देखते हुए सरकार की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, एक पहल शुरू की जा रही है कि अगर आप सरकारी सेवाओं को लेंगे और अपना जो है उसमें रुचि दिखाएंगे तो आप उन योजनाओं को लागू करते हुए चलाते हुए आप जो है अपना स्वयं का विकास करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। अब हम एक एक करके योजनाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहली योजना है महिला विकास बैंक व्यवसाय ऋण। ये सबसे पहली योजना है। इसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के अवसर पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया था। इस बैंक का उद्घाटन कब किया गया था? 96
जयंती पर भारतीय महिला बैंक मुंबई भारत में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। वर्तमान में सरकार के बैंकिंग सुधार नीति के तहत महिलाओं तक अधिक बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंक 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में विलीन हो गया है। ये पहले अलग था, लेकिन अब जो है ये भारतीय स्टेट बैंक में मिल गया है। इसमें भारत में केवल 26% महिलाओं का औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता है, जबकि पुरुषों का 46% है। साथ ही महिलाओं के लिए प्रति व्यक्ति ऋण पुरुषों की तुलना में 80% कम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत के बाद महिलाओं के खातों में चाहे किसी बैंक, क्रेडिट यूनियन, सहकारी, डाकघर या माइक्रो फाइनेंस संस्थान में खाता 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो जन धन खाता की शुरुआत की गई है उसके बाद 60% तक बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा देश है जिसके पास विशेष रूप से महिलाओं के लाभ के लिए बैंकिंग व्यवस्था है। तो यही 3 ऐसे देश हैं जिसमें बैंक की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। उसके बाद है बैंक की रूपरेखा। बैंक की प्रारंभिक पूंजी 1000 करोड़ रुपए थी, जितनी शुरुआत में पूंजी लगाई गई थी 1000 करोड़ रुपए। सरकार ने मार्च 2024 के अंत तक उक्त बैंक की 25 शाखाएं और संचालन के चौथे वर्ष 2017 तक 500 शाखाएं खोलने की योजना बनाई। विलय की तिथि तक इसकी 103 शाखाएं थी और अगले 2 वर्षों के भीतर 700 से अधिक शाखाएं खोलने की योजनाएं बनाई गई। तो आप योजनाओं को, इन शाखाओं को देख सकते हैं कि किन किन शहरों में इसकी शाखाएं हैं। उसके बाद है बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की बैंकिंग जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है और महिलाओं की वृद्धि और विकास के माध्यम से अधिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उसके बाद है भारतीय महिला बैंक व्यवसाय के ऋण के पात्रता तथा मापदंड। जो भारतीय महिला बैंक व्यवसाय हैं उनके ऋण के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, जैसे एकमात्र स्वामी, साझेदार फर्म, उसके बाद ये कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद है भारतीय महिला बैंक के व्यवसाय ऋण के फायदे, कौन कौन से फायदे उनको मिल रहे हैं। महिला उद्यमियों को ब्याज दर में 0.25% की रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है। अधिकतम 7 वर्षों तक एक लचीला पुनर्भुगतान प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगला है, यदि आपकी ऋण राशि रुपए या उससे कम है तो आपको किसी भी संपार्श्विक को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कोई भी सामान गिरवी रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद भारतीय महिला बैंक उद्देश्य। जो भारतीय महिला है उसका क्या उद्देश्य होता है। बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में मदद के लिए कौशल विकास के वित्त पोषण पर जोर दिया है। इसके अलावा उत्पादों को महिलाओं को ऋण दरों पर थोड़ी रियायत देने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद उषा अनंत सुब्रमण्यन CMD के अनुसार इनका एक परिभाषा है या इनके अनुसार कहा गया कथन है कि बैंक का उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल वाले लोगों को प्रेरित करना है और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं को खिलौना बनाने या ट्रैक्टर चलाने या मोबाइल मरम्मत करने वाले व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठित करने की योजना बनाई है। बैंक का एक अन्य उद्देश्य महिला ग्राहकों के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देना है। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं के बीच संपत्ति का स्वामित्व घरेलू हिंसा से पीड़ित होने के जोखिम को कम करता है। अगर महिलाओं के पास संपत्ति होता है, पैसा होता है, तो उनके साथ उतना घरेलू हिंसा नहीं होता है जितना पहले होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपना विकास करें, अपने पैर पर खड़ी हो जाएं। सरकार की तरफ से भी उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है, कई सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसकी आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।